नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का जिया न्यूज में स्वागत है। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है, वाकई बेहद खुशी हो रही है उनका तारुफ करते हुए, बिकॉज वो यंग है, डायनामिक है, हैंडसम है, ग्रेट पर्सनालिटी एंड द यूथ आइकॉन हिमसेल्फ, नन अदर देन आदित्य ठाकरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले अगर चर्चा की शुरुआत करूँ आदित्य जी आपके साथ में, तो बचपन से ही जो तालीम या जो माहौल आपके साथ में रहा है, बिल्कुल बहुत करीब से आपने सारी चीज़ों को देखा है। करंट सिनारियो जो कुछ अब चल रहा है यूटी में, जो दरार आई है, सोलो लड़ रहे हैं, इस चीज़ को बीइंग यूथ आइकॉन जो आपको फॉलो कर रहे हैं, यूथ इसको किस दृष्टिकोण से ले रहा है? एक तो जैसे आपने मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हैंडसम और जो भी, मुझे लगता है फिर मेरा फील्ड बॉलीवुड होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं। बट क्यों ना पॉलिटिक्स में ऐसे भी लोग हो। बिल्कुल पहले से ही देखते आ रहे हैं कि गठबंधन, शायद मैं जब 24 साल का हूँ, अब गठबंधन 25 साल का है। तो ये जो टूटा है, बिल्कुल दर्द हुआ है, दुख भी हुआ है, लेकिन क्या करे, अगर कोई जो मित्र है सामने आके खड़ा रहे शत्रु करके, तो लड़ना तो पड़ेगा। जीतना तो है ही, जीत हासिल करनी है, महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। और जहाँ तक अगर बात की जाए, ये लड़ाई दोस्त के साथ है या फिर आगाड़ी के साथ है? ये लड़ाई महाराष्ट्र की समस्याओं के साथ है। जी। जो लोड शेडिंग है, भ्रष्टाचार है, विद्यार्थियों की समस्या है, महिला असुरक्षित फील कर रही है, तो ये जो सारी समस्या है उनके साथ लड़ाई हमारी। कई साल से आप नेतृत्व कर रहे युवा सेना का। युवा सेना एक बहुत अहम किरदार निभाती है। इस युवा सेना को बिल्डअप करने क्या कुछ विजन है युवा सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो मैंने हर बार यही कहा है कि जैसे अभी यूथ को आगे लाना, कैसे आगे लाना है, फिर सिर्फ पॉलिटिक्स में लाना है, सिर्फ पॉलिटिक्स में लाके नहीं, आपको स्पोर्ट्स में भी लाना होगा, बिजनेस में लाना होगा, न्यूज़ में लाना होगा, हर जगह यूथ जब आगे आएगा, एक जो कहते हैं ना सिंडिकेट बनता है, वैसे एक बनेगा तभी आगे आएगा। तो विजन तो है, बिल्कुल है, लेकिन अभी तो जो मैं कर सकता हूँ, कुछ भी जो अगर युवाओं की आवाज़ उठानी हो, वही कर रहा हूँ मैं। लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ऐसे ना सोचे तो बेहतर है। जो खुद को पसंद है वो करते रहो। मैं 24 साल का हूँ, तो जो मुझे पसंद है, शायद मेरे एज ग्रुप को वही पसंद है, तो वो आवाज़ उठाते रहो, तो जिम्मेदारी का बोझ नहीं महसूस। इजी होता है इंटरेक्ट करना विद द सेम एज ग्रुप पीपल, कनेक्टिविटी फॉर श्योर। और कन्विंसिंग पावर। मेरी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज सेम है, हमारे प्रॉब्लम सेम है, हमारे विचार सेम है, तो वही विचारधारा लेके आगे जाना बहुत आसान होता है। जैसे कि इट्स गॉड गिफ्टेड फॉर ठाकरे फैमिली, नो शेयर ऑफ अ डाउट। बाला साहब ठाकरे, उनके बाद में, उसके बाद में जो लेगेसी उनकी जो फॉलो की है आपके पिताश्री उद्धव ठाकरे साहब ने की है, देन इट कम्स टू यू। सो जो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक गुडविल रहा है, लगता है वो सारा क्लब इन दिस इज द मेन जंक्शन वेयर यू हैव टू पुट डाउन ऑल योर एफर्ट। पूरी ताकत लगाना है, हर हाल में सत्ता चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने जब भी सत्ता जीती है तभी काम किया लोगों का, और समाज सेवा के लिए राजकारण करना जरूरी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट में होते हो आप, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन वर्क थ्रू। जैसे 95 to 99 हमने फ्लाईओवर्स बनाए हो, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो, सी लिंक हो, कृष्णा खोरे डैम प्रोजेक्ट जो हमने चालू किया, तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया। 15 साल महाराष्ट्र एक अंधेरे में रहा है, अभी उजाला लाने की जरूरत है, तो भगवा ही उजाला ला सकता है। बिल्कुल, भगवा ही उजाला ला सकता है, जैसे कि आपने जिक्र किया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ और मैं अगर गोपीनाथ मुंडे साहब की बात करूँ, लगता है आपको यदि अगर गोपीनाथ मुंडे साहब रहते तो शायद ये युति नहीं टूटती? आपको भरोसा है इस बात का? जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रमोद जी रहते हैं, मुंडे जी रहते हैं, ये गठबंधन नहीं टूटती जी। लेकिन लगता है कि आज जो कुछ हुआ है, जिस कगार पे दोनों खड़े हैं अलग अलग, जस्ट बिकॉज कि बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया हु वाज एबल टू कन्विंस शिवसेना प्रॉपर। काफी चीजें हुई उसमें। एक तो पहली बार दिल्ली से कोई भेजा गया, ओम जी आए, फिर यहाँ से देवेंद्र जी थे, और पहली बार ही हमें ऐसे कहा गया कि सिर्फ इन दोनों से बातें करो। तो जब वो होने शुरू हो गया, शायद वो जो 2-3 दूसरे नेतागण हैं उनको थोड़ा दुख पहुंचा, ईगो हर्ट हुआ, और ये पहली बार सुना कि दिल्ली को पूछना पड़ेगा। जब मुंडे जी थे, प्रमोद जी थे, तो कोई भी डिसीजन वो खुद लेते थे, ना दिल्ली को पूछते थे। उसके आगे जाके उनके डिमांड्स अनरीजनेबल थे। 34 सीटें कैसे थे ये आप मुझे बताएं। बिल्कुल। और फिर जो ये लीडर्स है, 2-3 स्टेट लीडर्स हैं, उनके शायद वेस्टेड इंटरेस्ट हो। पहली बार तो ये ऐसे अलायंस टॉक्स में बैठे हैं, उसके पहले कभी भी कोई दूसरा नहीं बैठा था। मुंडे जी होते थे या प्रमोद जी होते थे फाइनल डिसीजन। बिल्कुल। लेकिन अगर जिस प्रकार से आपने जो जिक्र किया है मुंडे साहब का, प्रमोद महाजन साहब का, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, अगर वो होते तो शायद सिनारियो अलग होता। लेकिन आज ऐसा सिनारियो हो गया, सिंगल हैंडेडली मिस्टर उद्धव ठाकरे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड और अकेले सोलो लड़ रहे हैं, सारी सभाएं सोलो ले रहे हैं।
लेकिन दी अदर हैंड बीजेपी की अगर मैं बात करूं, जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ रहे, दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री आ रहे, राजनाथ सिंह साहब आ रहे, अरुण जेटली साहब आ रहे, सुषमा स्वराज आ रहे, यानी बीजेपी के जो टॉप फर्स्ट रैंकिंग के तमाम लीडरान हैं यहाँ पे मौजूद है महाराष्ट्र की इस राजनीति में। बिल्कुल। इसको शिवसेना किस दृष्टिकोण से ले रही? सब पूरी देश से बीजेपी के लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या वो सच्ची जीतने के बाद यहाँ रह के काम करेंगे महाराष्ट्र का? जो वो तो गाना था ना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ के निभाओगे, सुबह की पहली गाड़ी से दिल्ली चले जाओगे, तो चुनाव हो गए, दिल्ली गए। बिल्कुल। यहाँ रह के काम कौन करने वाला है? और जो स्टेट लीडरशिप है बीजेपी की, वो मोदी जी को भी गुमराह कर रही है, जनता को भी गुमराह कर रही है। एक तो मोदी जी पीएम बने, वो सीएम बनने वाले नहीं है। लोकसभा में हर एक वोट मोदी जी को डायरेक्ट वोट था, या हर एक वोट बीजेपी को, यानी 5-6 लीडरों में डिवाइड होगा और उनका झगड़ा होगा। दूसरी चीज ऐसे है कि मोदी जी के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं बीजेपी वाले यहाँ स्टेट में, लेकिन मोदी जी तो सीएम नहीं बनने वाले, वो तो पीएम बन चुके हैं। बिल्कुल। तो लोगों को भी गुमराह कर दे, मोदी जी को भी गुमराह करे। जैसे अभी मोदी जी ने कल एक स्टेटमेंट किया कि हम विदर्भ को सेपरेट नहीं करेंगे, स्टेट लीडरशिप बोल रही है कि हम करेंगे। तो हो रहा क्या है भाई? अगर विदर्भ को सेपरेट करना है तो 3-4 साल उसमें जाएंगे, तो महाराष्ट्र ये प्रगति के रास्ते पे कैसे चलेगा? यानी लगता है आपको कि जिस अहम मुद्दे को शिवसेना प्रोजेक्ट करना चाह रही थी या कमिटमेंट था शिवसेना का लोगों के साथ में, मोदी जी ठीक उसके विपरीत ऑपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं? मोदी जी तो हमारा एक सपना था जो पूरा हुआ है, वो प्रधानमंत्री बने, ये हमारा सपना था। उनके लिए हमने काम किया, मेहनत की सब कार्यकर्ताओं ने। लेकिन अब जब वक्त है कि मोदी जी आके हमारे लिए वोट्स मांगे, वो हो रहा नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के लिए हो रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, आर्थिक राजधानी है मुंबई में, कई सारे बिजनेस हब को वो गुजरात में शिफ्ट करने जा रहे हैं। इज इट अ डेंजर साइन? मुझे नहीं लगता कोई भी जाएगा, क्योंकि हर जो कोई मुंबई में रहता है वो शिवसेना के साथ है। फिर वो गुजराती हो, मारवाड़ी, पंजाबी, सिख, सब मुस्लिम बांधव है, नॉर्थ इंडियन लोग हैं, ये सब शिवसेना के साथ में रहे। क्योंकि जब भी कोई भी तकलीफ आई है उनको, तो सिर्फ शिवसेना उनके साथ खड़ी रही है। फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम हो, फ्लड्स के टाइम हो, राइट्स के टाइम हो, ब्लड डोनेशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ शिवसेना खड़ी रही है। तो सब साथ में रहेंगे। जो इंडस्ट्रीज के लिए भी यहाँ 95 to 99 में क्राइम को कट करके हमने एक बढ़ावा दिया इंडस्ट्रीज को, वो कोई भी दूसरे राज्य में नहीं मिल सकता है। और जो क्वालिटी यहाँ मिल सकती है वो कहीं भी नहीं है। और शिवसेना के अगर रोल की किरदार की बात करो तो कई दशकों से शिवसेना, ऐसी क्या वजह थी कि इस बार जो दशहरा रैली है वो मुंबई में ना होते हुए बाहर की गई? नहीं, दशहरा रैली इस बार हमने उस दिन नहीं की, क्योंकि अभी जो दशहरा रैली, जो विजयदशमी होगी जी, वो हम 19 अक्टूबर को सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा 19 को, अच्छा वो उसके लिए एक सरप्राइज रखा था आपने। लेकिन अगर शिवसेना जीतने के बाद वो हमारा मुख्यमंत्री के साथ होगा। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका जो सपना है पूरा हो। लेकिन अगर शिवसेना के मेन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, मराठी मानुस के लिए ये पार्टी जानी जाती है। मराठी मानुस क्योंकि आफ्टर मंथ से थोड़ा सा डिवीजन आ गया, अब इसमें ऐसा हो गया है कि इट्स एन ओपन ग्राउंड, हर आदमी निहत्था खड़ा है और लड़ाई करना है। विल इट बी इजी? आसान होगा, मुश्किल होगा? शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के हित में रही है और विकास के हित में रही है, बिल्कुल भूमिपुत्र के हित में रही है। महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजरातियों का आवाज है, पंजाब में पंजाबियों का होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस बार पूरे महाराष्ट्र ने, बल्कि पूरे देश ने देखा है कि एक मित्र पक्ष जो हमारे साथ 25 साल था, उन्होंने हमारे पीठ पे वार किया है। बिल्कुल। और ये किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो 25 साल के मित्र को धोखा दे सकता है वो देश को कैसे संभालेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात चली है, तो महाराष्ट्र में सब जाति धर्म को बाजू में रख के शिवसेना के साथ खड़े हैं। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री साहब ने एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया था कि मैं उद्धव ठाकरे जी या सेना के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। इस स्टेटमेंट को शिवसेना किस दृष्टिकोण से लिया? मैंने तो ये सुना, उनका भाषण सुना नहीं, क्योंकि मैं भी प्रचार में था। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी सहमत है हमसे कि स्टेट लीडरशिप जो भाजपा की है उनमें कोई एक राय नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, और वो जनता को भी और मोदी जी को दोनों को गुमराह करे, तो शायद वो भी सहमत है। लोकसभा का जो कुछ रिजल्ट आया, क्लीन स्वीप इनटू महाराष्ट्र, कांग्रेस को और एनसीपी को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन लगता है आपको कि बीजेपी वाज ट्राइंग टू डोमिनेट शिवसेना, क्या ये एक रीजन हो सकता था? बिल्कुल। और एनसीपी तो बीजेपी की मदद करिए, 59 कैंडिडेट्स जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस एनसीपी से है। तो कल तक जिन पे आप उंगली दिखा रहे थे कि आप भ्रष्ट हो, आप गलत हो, आप खराब हो, वो तो सब उन्होंने आपके अपने बाजू में ले लिए। तो बीजेपी डोमिनेशन, एक बुलिंग टैक्टिक्स शायद कर रही थी कि अभी 288 सीट्स आए, आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम भी खड़े रहे, डटे रहे कि महाराष्ट्र को दिल्ली फरमान नहीं सुना सकता।
यही हमारी बात थी। लगता है बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सहयोगी दल बीजेपी जो है दे वांट टू गो, या तो फिर वो मनसे का साथ ले ले या फिर एनसीपी का साथ ले, जो स्पेकुलेशन अंडरकरंट जो चल रही है, अफवाहें तो दोनों है। तो किस तरह की राजनीति यहाँ पर आप पर्सनली देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? हवाओं में तो बात चल रही है, ऐसे मैंने भी सुना है, लेकिन हवा किस रुख से जाती है, क्या मोड़ लेती है, वो तो जनता डिसाइड करेगी। जी, हवा, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आपने जो जिक्र किया हवा का और करवट का, लेकिन एक करवट और एक ऐसी स्टेटमेंट भी आई है, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर साहब ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बेट लाओ, यानी मैं बेट लगाता हूँ कि मैं दोनों भाइयों को साथ में लेके आऊँगा। उद्धव साहब और राज साहब, इन दोनों का वो एक लाने की कोशिश करें। अगर किसी की ये अगर स्टेटमेंट्स आती है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे रिएक्ट करें? नहीं, एक तो ये उनकी शायद पर्सनल ख्वाहिश होगी, पर दोनों पार्टीज के किसी भी लीडरशिप में ऐसे कोई चर्चा है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ये तो उनकी पर्सनल बात है। ये दोनों पक्ष में कितना चर्चा होना चाहिए नहीं, ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन हमें तो खुद के बल पे अपना सरकार स्थापित करना है। बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, 5-6 में झगड़ा है, उनमें टग ऑफ वॉर चल ही रहा है, तो कोई एक मेन फोकस चेहरा नहीं है। तमाम शिवसैनिक चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब जो है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हालांकि उद्धव साहब ने खुद नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूँ, दैट इज अ डिफरेंट केस। कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान के चेहरे पे, मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ना चाहती है, बाकी का तो एनसीपी का भी पिक्चर अभी तक का क्लियर नहीं की हुए। तो लगता है आपको कि अगर मैंडेट मिलता है या जो कुछ होता है तो उद्धव साहब विल बी द सीएम? बिल्कुल, उद्धव जी सीएम बने, सब शिवसैनिकों की ख्वाहिश है, पूरे महाराष्ट्र की ख्वाहिश है। अगर आप दूसरे रैलीज में भी पूछे कि सीएम कौन बनना चाहिए, तो वो सिर्फ उद्धव जी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे चेहरा है जो शांत है, संयमी है, अग्रेसिव है, सुसंस्कृत है, प्रोग्रेसिव भी है। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन साथ में अगर महाराष्ट्र को आगे लेके जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी महाराष्ट्र की प्रोग्रेस रुका सकेगा। मेरे ख्याल से एक पुत्र होने के नाते पिता को बड़े करीब से जानते हैं। ये जब दोनों चीज़ें हुई, भारतीय जनता पार्टी एंड शिवसेना अलग लड़ने जा रही है, तब से लेके अब तक का पर्सनल आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या रहा है कि उद्धव साहब ने किस तरह अपने आप को, अपने पूरे पक्ष को एक बेहतर नेतृत्व देने की कोशिश की है? सिंगल हैंडेडली ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, कोई नहीं है, अकेले जा रहे, पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे, हर जगह सोलो सवाल ले रहे, सुबह से लेकर। इसमें मैं तो नहीं कहूँगा अकेले है वो, क्योंकि जनता पूरी साथ में है, तो अकेले नहीं है। और जी बिल्कुल दुख तो हुआ, क्योंकि हम सबको याद आ रहा था कि कैसे भाजपा के नेता आते थे, बैठते थे, मुंडे जी होते थे, फिर प्रमोद जी होते थे, झगड़े होते थे, जोक्स होते थे, खाना बहुत सारा खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक होती थी, और एक अच्छे माहौल में ये सीट शेयरिंग होती थी। कभी भी ऐसे नहीं लगा कि ये जो गठबंधन है टूट सकता है। कोई भी दूसरा दुनिया में गठबंधन टूट सकता है, लेकिन ये गठबंधन अटूट है। अटूट है, बिल्कुल। पर हुआ है, तो अभी उस पर रोते नहीं बैठ सकते, लड़ना है, जीतना है। तो किसी को हराना नहीं है हमें, उद्धव जी ने तय किया कि किसी को हराना नहीं है, खुद को जीताना है, तो वो लेके आगे जा रहे हैं। और उनके लिए आपने हमेशा देखा होगा, जितना बड़ा एक चैलेंज होता है उतनी बड़ी उनकी विक्ट्री होती है, तो वो लगे अभी उस पर। बिल्कुल, और जिस हिसाब से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद अगर बीजेपी और शिवसेना का बेहतर परफॉर्मेंस रहता है और इफ मन से सपोर्ट हो, ऐसी डाइसी सिचुएशन आ जाती है, अगर सपोर्ट मिल जाता है तो द पिक्चर इज क्लियर, क्या सपोर्ट दिया जाएगा या नहीं? ऐसे पिक्चर तो काफी बने, शायद कांग्रेस और बीजेपी भी साथ आ जाए। तो ये तो अगर मगर की बातें हैं, मुझे नहीं लगता इस पर हमें गौर करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये हमारा विश्वास है कि जनता शिवसेना के साथ रहेगी और आगे लेके जाएगी। फिर वो सब कोई भी हो, महाराष्ट्र में हर कोई ये चाहता है कि शिवसेना आगे आए, हर कोई समाज हो। शिवसेना बीजेपी अलग अलग लड़ रही है, कांग्रेस एनसीपी अलग अलग लड़ रही है, मन से सोलो लड़ रही है, और भी कई सारे पक्ष है, पार्टी है। एक सीधा सवाल है, मुंबई की जनता ये जानना चाहती है कि फिर एट द एंड ऑफ द डे राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब नहीं, एग्जैक्टली यही बात है। सत्ता हासिल करना बिल्कुल है राजनीति का मतलब, और वही होना चाहिए। अब कुछ भी राजनीति कभी भी ऐसे नहीं करते हो कि चलो मुझे हारना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो आप तो राजनीति में होने ही नहीं चाहिए, आप तो सेटिंग कर रहे हो। राजनीति जीतनी है, आपको सत्ता हासिल करनी है, सियासत हासिल करना है, लेकिन सियासत का उपयोग कैसे करते हो ये बहुत अहम है। अगर आप राजकारण या समाजकारण के लिए करते हो तो ये वो राजनीति का फायदा है। जैसे कि हमने सत्ता में थे तब काम कर दिखाए, बीएमसी में काम कर दिखाए, हम फख्र से कह सकते हैं कि ये हमने कर दिखाया, वो जरूरी होना चाहिए। टू पर्सनल, वेरी पर्सनल, ये तो आपने एज अ पॉलिटिशियन आपने डिस्क्राइब किया। टू आदित्य ठाकरे, व्हाट इज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट? नेम, फेम, मनी,
पावर क्या है? आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हो तब आप किसी को हेल्प करते हो दिन में, तो आप खुशी से चैन की नींद सो सकते हो कि अरे मैंने इसको मदद की। शायद पूरी जनता को पता नहीं होगा कि मैंने एक आदमी को मदद की, लेकिन वो हुई मेरे हाथ से। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स एक ये फील्ड है कि आपका एक डिसीजन पूरे देश को बदल सकता है। And one wrong decision can sabotage. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई यू हैव टू बी काम, थिंक अबाउट इट। फाइनली जो देश के नसीब में होता है, जो आपकी मेहनत होती है, वही होता है। तो उम्मीद पे चलते हैं। उम्मीद चलिए, उम्मीद से मुझे बड़ा अच्छा सा एक सवाल याद आया। एक एल्बम भी आपका मेरे ख्याल बहुत से पुराना है यार। गीतों का एल्बम उसको कन्वर्ट किया गया था, उसका नाम भी उम्मीद है। वो उम्मीद का जिक्र निकला, इसके लिए मैं वो छेड़ना चाह रहा हूँ। किस तरह के गीत आपको खुद व्यक्तिगत तौर पे पसंद है? अभी तो मैं इस करंट सिनारियो पे दोस्ती जो टूटी है, इस पे कोई दो कविता या दो लाइन अगर याद आ रही है तो? नहीं, याद तो कविता आती नहीं है कभी, क्योंकि मैं फोन पे लिखता हूँ, भूल जाता हूँ। बिल्कुल रोमांटिक कविता याद आती है, लेकिन अभी तो सेना बीजेपी पे मैं रोमांटिक लिख नहीं सकता। और मेरे ख्याल से जो एक मैं अगर आपके दादाजी के बारे में पूछूं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के बारे में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जब समझ आई, या उनसे कोई ऐसी एक टिप आपने ली इस राजनीतिक विषाद में, किस तरह की एक एटीट्यूड, पर्सनालिटी होनी चाहिए? कौन सी वो एक ऐसी खूबसूरत टिप आज? मुझे लगता है उनका दिल बिल्कुल साफ था। जो भी दिल में है वो ज़ुबान पे है। कभी भी उन्हें कुछ छुपाया नहीं, जो है वैसे है, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। फिर सभा में वही कहते थे वो जो प्राइवेटली कहते थे। कभी भी कोई छुपा एक मकसद नहीं था, जो है सामने है। वो व्यंग्य चित्रकार थे बाला साहब ठाकरे। आपके पिताश्री उद्धव साहब ठाकरे जो है ये वाइल्ड फोटोग्राफर, यानी इनको फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है, आपको गीतों का शौक है। बिल्कुल कंट्रास्ट, यानी कला से कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार जी। तो हाउ यू टेक इट इन वे? कितना वक्त निकाल पाते हो खुद के पैशंस के लिए? ये करते हैं, जैसे अभी कैमरा में फोन में कैमरा आ गया, तो कभी कभी उसी में हो जाता है, कभी स्टेज पे कविता लिख देते हैं। लेकिन ये एक ऑक्सीजन जैसे है, ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। और मेडिटेशन जैसे है, तो हो जाता है। मेडिटेशन में मुझे याद आया कि आपने कई सारी कविताएं लिखी है, और उसका 2007 में मेरे ख्याल से आपने उसका प्रकाशित किया था, माई थॉट्स इन वाइट एंड ब्लैक। यस। सो दिस सिनारियो, दिस सिचुएशन, वाइट एंड ब्लैक का डेफिनेशन क्या होगा? नहीं, अभी तो माई थॉट्स इन सैफरन हो गया है। तो भगवे में रंग है। भगवे में रंग गया। आसान होता है, मुश्किल होता है? जो शेड्यूल बनता है पूरा दिन भर के लिए जाना, रैलीज में कवर करना, एंथू क्रिएट करना, कार्यकर्ताओं के अंदर वो पैशन भरना, इज इट एन ईजी टास्क? वाकई ये बहुत मुश्किल होता है। जितना ना सोचे उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आप एंजॉय करो तो ही आगे लेके जा सकते हो। तो एंजॉय करना बहुत जरूरी, जो भी आप कर रहे हो एंजॉय करो। एक्सपेक्टेड क्या है? जैसे 288 पे अगर शिवसेना लड़ रही है, बेशक इसमें व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैजिक फिगर, व्हाट शिवसेना फील्स दैट कि बॉस हम लोग इतना अचीव कर? मैं ट्रूली बिलीव कि पूरी युवा सेना जो है, हमारी महिला आघाड़ी है, हमारे शिवसैनिक है, मिशन 150 को अचीव करने में लगे हैं और हासिल करेंगे मिशन 150 को हासिल करने में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक अहम बात यहाँ पे आती है, जिस प्रकार से तमाम कैंडिडेट्स अपनी ताकत लगा रहे हैं। एक आदमी, एक वोटर ये खुद आज परेशान है, जो हमारा सर्वे आया है, कि जो सिटिंग एमएलए है या फिर जो लड़ रहा है किसी पार्टी से भी, नोबडी इज कॉन्फिडेंट। यानी हर एक को ये डर है, क्योंकि पांचों दिग्गज पार्टी एक साथ मैदान में। तो ऐसे में फॉर वो वोटर, जो महाराष्ट्र मुंबई का जो वोटर है, इसके लिए इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो टू उनके उस क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज या उनके साथ में जस्टिफिकेशन करने के लिए क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक अच्छी चीज ऐसे है कि बाकी सब जो पक्ष है वो एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। शिवसेना बिल्कुल अपने दर्द को जिता रही है पब्लिक में, लेकिन उसके साथ जो भी हमारा विजन है, फिर वो लर्निंग टैब्स हो, वर्चुअल क्लासरूम्स हो, टेलीमेडिसिन हो, कोस्टल रोड हो, ये सब हम क्या करने वाले वो कर दिखा रही है और बता रही है लोगों को। तो हम विजन डॉक्यूमेंट के साथ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास हम पे रहेगा, कि हम अभी तक बनाए रखें उनका विश्वास, महफूज रखें इस विश्वास को और आगे लेके जाएंगे। मैं उस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ पे पहले आनंद गीते साहब को इस्तीफा देने की बात कही जा रही थी, फिर कहा कि आप रोक लो। ये क्या था? थोड़ा सा कंफ्यूजन था, एक छोटा सा चर्चा करे या ना करे, लेकिन जनता की आवाज़ ये दिखाई दी हमें कि जो चुनाव हुए लोकसभा के, वो सिर्फ बीजेपी करके नहीं लड़े, सिर्फ मोदी सरकार के नाम पे नहीं लड़े, हमने महायुति के नाम पे लड़े। फिर उसमें शिवसेना के वोट्स है, बीजेपी के हैं, आरपीआई के हैं, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के हैं, आरएसएस के हो, जानकर जी के हो।
मेटे जी के हो, ये सबके वोट्स मिला के 42 आउट ऑफ 48 सीट्स जीते हैं हम, काफ़ी मेहनत के बाद जीते हैं। और मोदी जी को पीएम बनाना हमारा सपना था, उनके बारे में आदर है, अभी भी एक ग्रेट लीडर है वो देश के लिए। तो फिर अगर ये 42 सीट्स हर एक की वोट्स मिला के 42 सीट्स जीते हैं तो फिर क्यों छोड़े? अगर छोड़ना है तो चलो 48 के 48 सीट्स पे पूरा रीइलेक्ट करते हैं, आगे जाते हैं, देखते हैं किसका बल कितना है। जी, महायुति का आपने जिक्र किया, आरपीआई हैज गिवन अ सपोर्ट टू बीजेपी। अब आप आरपीआई आई थिंक ओनली सम ऑफ द लीडर्स इन द पार्टी हैव सपोर्टेड बीजेपी, बाकी उनका पूरा कैडर, उनके कई नेतागण हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो एक बाबा साहेब और बाला साहेब का सपना था वो एक अखंड महाराष्ट्र का था, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र का था। तो ये तो विचार बीजेपी के नहीं है, इसलिए हमारे साथ जो भी उनके नेतागण है वो साथ में है। क्या आने वाले दिनों में क्या ये हो सकता है, यदि अगर आप नंबर 1 पोजीशन पे भी आती है शिवसेना और सेकंड पोजीशन पे मान के चलिए अगर बीजेपी आती है, अपार्ट फ्रॉम युति टूटी है इलेक्शन में, लेकिन क्या फिर इस बात के चांसेस है कि दोबारा वापस फिर युति हो जाए? चांसेस तो काफी है, जैसे बीजेपी और एनसीपी के कहते हैं, एमएनएस एनसीपी के कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस के कहते हैं, ये अफवाह है, ये बातें हैं। लेकिन हमारा यही सवाल है कि अगर युति तोड़नी ही थी, बनानी थी बाद में, तो फिर तोड़ी क्यों? अभी एक बार तोड़ी तो फिर बनाने की बात करते हो, जब बनी थी तब तोड़ने की बात करते हो, तो हमें भी गुमराह कर रहे हो, जनता को भी गुमराह कर रहे हो। बिल्कुल, तो यानी ये संकेत तो ये जरूर मतलब मिल रहा है कि बॉस आपने दोस्ती तोड़ी, अब दोस्ती की आप उम्मीद मत रखो। नहीं, उम्मीद मत करो ये कह रहे नहीं, क्योंकि ये दोस्ती बिल्कुल बाला साहब जी, अटल जी, अडवाणी जी, प्रमोद जी, मुंडे जी, इन्होंने बनाई थी। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, देश भर में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी समस्याओं का सामना किया है, डटे रहे हैं, आंदोलन हो गए, फिर वो जन आंदोलन हो गए, सब उन्होंने साथ में किया। ऐसी दोस्ती को तोड़ना एक तो उनका पहला अपमान होता है, दूसरा जो हिंदुत्ववादी लोग हैं इस देश में, जो विकास के हित में हमारी गठबंधन चाहते थे, उनका भी अपमान हुआ। और मुझे नहीं लगता कि ये उचित था कि भाजपा युति तोड़े, ये काफ़ी गलत हुआ। बिल्कुल, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के जो 3 बड़ी सभाएं थी, साथ ही साथ बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, और जिस प्रकार से जो एलएस लोकसभा में जो एक लहर की बात की गई थी, लगता है कि इस बार जो इनका जो एक पूरा एक फोर्स लगाया है बड़े बड़े टॉप लीडर्स का, क्या वापस ये इम्पैक्ट हो पाएगा बीजेपी के साथ? महाराष्ट्र की जनता ने ये सोचना है कि यही फोर्स, एक तो जो 25 साल की गठबंधन नहीं टिका सका, वो महाराष्ट्र को कैसे संभालेगा। दूसरा, ये तो फोर्स सब बाहर रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र में अच्छा के लिए नहीं आ गए, चुनाव के लिए आ गए। जैसे ही चुनाव होते हैं, मतदान पेटी भर जाती है, निकल जाएंगे। महाराष्ट्र में उनके पास लीडरशिप नहीं है, इसलिए वो बाहर की लीडरशिप ला रहे हैं। देश की लीडरशिप अच्छी है, बनी रहे, दिल्ली में सरकार बना रहे, लेकिन महाराष्ट्र के पास क्या लीडरशिप है बीजेपी में? जैसे कांग्रेस ने एक फेस दिया है, शिवसेना ने एक फेस दिया है, बीजेपी एनसीपी ने कुछ फेस नहीं दिया। और लीडरान की बात करूं, बेशक, और उन्होंने तो वो चालू किया था टैक्टिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। यस, अगर मैं ये बात करूं आपसे कि बाला साहब ठाकरे हो या उद्धव साहब ठाकरे हो, इनके अलावा, शिवसेना के अलावा, पर्सनली आदित्य ठाकरे को कौन सा ऐसा नेता अच्छा लगता है, उसके विजन अच्छे लगते हैं, उसकी बातें अच्छी लगती है? अभी तो शायद कोई भी हो, कोई भी पार्टी को, हाँ जी, अटल जी है ही। तो ये जो नेता है वो काफ़ी उनके जनरेशन के आगे थे। मोदी जी का भी कैंपेन बहुत अच्छा था, बिल्कुल उन्होंने अच्छे दिन लाने के प्रॉमिस किए, उम्मीद करें कि वो अच्छे दिन बने रहे और शुभकामनाएं देते साथ रहते। यंग जनरेशन्स की यहाँ बात करूँ, बीइंग अ यंग यूथ आइकॉन, आसान होगा, मुश्किल होगा सभी यूथ को अपनी तरफ लाके उसको फोकस करके ताकत लगा के दोबारा चीज़ों को? आपको तो पता है बीजेपी कैसे यूथ को देखती है, पहले यूथ इलेक्शन के पहले महत्वपूर्ण होते हैं, इलेक्शन के बाद इमेच्योर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये वचन देना चाहता हूँ कि मैं तो 24 साल का हूँ, जो मेरी समस्या है उनकी समस्या है, जो मैं देखता हूँ शायद वही उसी नज़रिए से देखते हैं, लैंग्वेज हमारी सेम है, तो हमारी सरकार यूथ के साथ ही रहेगी। हमारा एक कैंडिडेट महाराष्ट्र में यंगेस्ट है, 29 एज, तो यूथ की आवाज़ बिल्कुल सरकार में उठाई जाएगी, उनकी समस्याओं को हल लाएंगे और यूथ के सारे जो इश्यूज है, इंटरेस्ट है, उनको महफूज रख के आगे लेके जाएंगे। इन सब में आदित्य ठाकरे बीइंग अ पॉलिटिशियन, पर्सनल लाइफ में किस तरह का एक व्यक्ति शैली जीवन है आपका? मैं जैसे You get enough time for yourself? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे हूँ वैसे हूँ, पॉलिटिक्स में भी वैसे हूँ जैसे मैं आम जिंदगी में हूँ। 2 कविता तो जरूर आपको, नहीं, 2 लाइन, तो कोई भी अगर कोई जहन में सवाल कोई भी कर ले, ये क्योंकि दिस इज वेरी, आई नो दिस इज, क्योंकि क्या है ना, आप वाकई इतनी सारी खूबसूरत कविता लिखते भी है, एल्बम्स बना, मैं चाहूंगा कि कोई भी अगर जहन में आए
यू कैन टेक योर टाइम। अभी कोई तो भी हम- जहन में दो लाइनें अगर नहीं, आपकी नहीं, याद अभी आ तो रही कविता महाराष्ट्र के की। विकास की कविता हम मैं चलिए महाराष्ट्र के विकास के ऊपर कोई नहीं चीज़ हम बताइए। कर दिखाएंगे, अभी तो जी। बोलेंगे नहीं, करना है। चलिए आई विश एंड आई होप आपके लिए, लेकिन जाते जाते शिवसेना की जो कमिटमेंट है एक पक्ष के नाते, उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे, क्या कुछ देश की आवाम या जनता को कहना चाहते हैं इस नहीं, आने जैसे वाले हमने चुनाव कहा में? है कि हम तो बिल्कुल थोड़ा दुख हुआ है, बीजेपी ने हमारा साथ छोड़ा है, पीठ में वार किया है, लेकिन जो भी वादे हैं हम करके दिखाएंगे। मैं तो 24 साल का हूं, मैं झूठ बोल के कहीं नहीं जा सकता, मेरे तो करियर अभी चालू हो रहा है, तो बिल्कुल मैं जो भी बोलूंगा कर दिखाऊंगा। कर दिखाएंगे। चलिए चलते चलते आखिरी में आपसे एक छोटा सा सवाल, हमारे जिया न्यूज़ के तमाम दर्शक जो आपको देख रहे सुन रहे, मैं चाहूँगा उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी को शुभकामनाएं, आप सभी के जीवन में सुख शांति प्रोस्पेरिटी बने रहे, यही मेरी शुभकामना। चलिए, और हमारी भी आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. आपकी जो एफर्ट्स है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, और हमारी ढेरों सारी जिया न्यूज़ के आपको और आपकी पूरे पार्टी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, इट्स प्रिविलेज एंड ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी वो अजीम शख्सियत जिनका नाम है आदित्य ठाकरे, जिन्होंने अपने दिल की बात आपके सामने रखी है। आप जनता जनार्दन, आप बेहतर जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, फैसला आपके ही कोर्ट में है, और आप ही तय करेंगे कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में किसकी सत्ता होगी। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा विशेष पेशकश में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए जिया न्यूज़।